Hello students, today we will start class 12th biology chapter 6 molecular basis of inheritance. So students, अपन इसके ऑलरेडी 3-4 पार्ट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, है ना। अपन ने लास्ट पार्ट में लिया था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, है ना, ऑफ डीएनए। ठीक है, अब उसके आगे अपन लेंगे डीएनए रेप्लिकेशन या और उसके बाद अपन लेंगे फिर मैकेनिज्म ऑफ डीएनए। ठीक है, तो अपन सब रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसमें मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में कि अपन ने 1 बाय 1 एक साइंटिस्ट का देखा था। 1953 में ग्रिफ्थ का देखा, फिर 1958 में, है ना, दूसरे साइंटिस्ट के देखे अपन ने जिन्होंने ये प्रूफ किया था कि जो है सेमी कंजर्वेटिव, टेलर वगैरह जो साइंटिस्ट थे उन सबको अपन ने यहाँ पर लिया था। नेक्स्ट अपन यहाँ पर लेते हैं आज डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या है, वैसे तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं। तो प्रोसेस टू मेक एक्सट्रैक्ट कार्बन कॉपी, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ द डीएनए। मतलब क्या प्रोसेस है, प्रोसेस किसका है कि एग्जैक्ट कार्बन कॉपी बनना डीएनए की। मतलब जो डीएनए अपनी ही कॉपी बनाता है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन। ओके, कब बनाता है, जब अपन ने 11th में माइटोसिस मियोसिस दोनों पढ़ा है। उसमें जो एस फेज होती है, इंटरफेज में अपन ने पढ़ा था G1 फेज और G2 फेज, है ना। G1 फेज और G2 फेज में एक पढ़ी थी अपन ने एस फेज। तो एस फेज में जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अपन ने बहुत अच्छे से ये सब चैप्टर 11th में डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए अपन इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो है सेल डिवीजन की एस फेज में जो है क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कभी भी आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है ना। और वेयर होता कहाँ है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो सेल, जैसे मैंने कहा, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों में अपन देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, अपने को मालूम है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए साइटोप्लाज्म में जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में अपने को मालूम है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो डीएनए में का जो रेप्लिकेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है ना। अपने को मालूम है क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इनमें इस तरह से साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है ना। अपन पहले पढ़ कर भी आए हैं ये सब चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा अपने को डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब वेरी फर्स्ट वी शुड नो दैट कि नॉर्मल ह्यूमंस में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीएनए का कंटेंट ऑलरेडी वैसे मैं बता चुकी हूँ, बट अपन वापस से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि यही चीज़ें अपने को बार बार यहाँ पर काम आ रही हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन में डीएनए का कंटेंट हैप्लॉइड में मैंने आपको बताया था कि हैप्लॉइड में कितना होता है, कितना बताया था मैंने आपको, 3.3 × 10⁹, है ना। और डिप्लॉइड में क्या बताया था मैंने, बेस पेयर, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर, बेस पेयर। और डिप्लॉइड में मैंने क्या बताया था आपको, डिप्लॉइड में मैंने आपको बताया था 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होता है कंटेंट डीएनए का नॉर्मल ह्यूमन में, है ना। नॉर्मल ह्यूमन में डीएनए कंटेंट, ठीक है। ओके, तो ये बात तो हो गई अपनी जनरल जो टॉक अपने को इसके पहले मुझे आपको बतानी थी वो। अब एक क्वेश्चन आता है कि रेप्लिकेट का मतलब क्या है। इट मीन्स डीएनए, मैंने अभी आपको बताया कि मेक एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ द डीएनए, ये होता है रेप्लिकेट करना, मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाना अपनी। मीन्स उससे भी आगे अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसे बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके कि मैम मल्टीपल कॉपीज कैसे बनेगी, और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो कैसे बनेगा। उसमें तो अपन एक पेरेंटल और एक अभी तक वो पढ़ते आए ना कि एक पेरेंटल बन गया, एक सिंथेसाइज न्यूली सिंथेसाइज डीएनए बन गया।
तो अब अपन यहाँ पर पूरा प्रोसेस देखेंगे रेप्लिकेशन का, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले इसी सीरीज में आता है कि इस रेप्लिकेशन को कंप्लीट करने में कौन कौन से एंजाइम हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से एंजाइम करते हैं, मैं पहले शॉर्ट में बहुत अच्छे से आपको सारे एंजाइम्स का बता देती हूँ इसमें, कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एंजाइम्स, तो इन एंजाइम्स को अपन एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर आता है एक डीएनए पॉलीमरेज। अपन एनसीईआरटी के सीक्वेंस से चलेंगे जिससे कि आप लोगों को भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजीली हर चीज़ को समझते जाएंगे यहाँ पर। तो मैंने कहा डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपके में दिया हुआ है। तो डीएनए पॉलीमरेज है जो, वो डीएनए पॉलीमरेज अपना 3 टाइप से दे रखा है, ठीक है ना। आपकी बुक में हो सकता है नहीं भी दे रखा हो पॉलीमरेज एंजाइम, और इस पॉलीमरेज एंजाइम के यहाँ 3 टाइप हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों टाइप के जो है पॉलीमरेज एंजाइम को अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आ जाता है एंजाइम यहाँ पर हेलिकेज। इसको भी पढ़ेंगे अपन डिटेल में। नेम इसलिए लिख रही हूँ कि आप इन नेम को देखेंगे बार बार, तो इनसे जब तक फैमिलियर हो जाएंगे जब तक इनके नेम आएंगे आपके पास, ठीक है ना। पॉलीमरेज के बाद आता है अपना टोपो आइसोमरेज, ठीक है, टोपो आइसोमरेज आ जाता है। इसके बाद आता है अपना टोपो आइसोमरेज देखेंगे। इसके बाद आएगा अपना फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज। नेक्स्ट आता है आपका फॉस्फोराइलेज के बाद प्राइमेज, एंड प्राइमेज के बाद आता है अपना लास्ट आएगा, समझ लिए, डीएनए लाइगेज। या लाइगेज भी कई जगह अपने को मिल जाता है, ठीक है ना, ठीक है। ये जो अपने पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 एंजाइम पर ही अपने को पूरा काम करना है रेप्लिकेशन का। मतलब ये जो 6 एंजाइम का ग्रुप है ये ही डीएनए रेप्लिकेशन में पूरी तरह से हेल्प करता है, मतलब डीएनए इन पर ही डिपेंड करता है। इसलिए अपने को इनको बहुत अच्छे से, एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि इनमें से आपसे पूछे इनके फंक्शन में, अभी एक एक करके सामने लिखूंगी इन सभी के, तो इनके फंक्शन ही आ जाएंगे आपको 1 मार्क में, कि डीएनए रेप्लिकेशन में इस एंजाइम का क्या फंक्शन है, इस एंजाइम का क्या रोल है। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन यहीं से बन सकता है 1 मार्क में, ठीक है ना। तो ये अपन ने यहाँ पर तो बात कर ली जो एंजाइम्स हैं। यहाँ मैंने इसलिए एक साथ लिख दिए हैं कि आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, 1 बाय 1 अपन स्टेप बाय स्टेप ही ये एंजाइम अपने काम आएंगे रेप्लिकेशन में, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट इस प्रोसेस में जो अपन एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी जिसको अपन कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज में मैंने कहा डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोला, बिकॉज आर डीएनए जो डबल स्टैंड है, स्टैंडर्ड है, मतलब 1 स्टैंड और एक और अनदर स्टैंड जो है, जो डबल स्टैंड डीएनए हमने बनाया है, जो मैंने आपको कई बार यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखा दिया है, 5 एंड 3 एंड 2 5 एंड, इस तरह से होता है ना डीएनए का स्टैंड, मीन्स एंटी पैरेलल होते हैं। और इनमें से कौन सा स्टैंड है जो आगे आकर रेप्लिकेशन करेगा, ये भी एक क्वेश्चन है ना, या रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये डीएनए के सीक्वेंस के बेस पर काम करता है, ठीक है ना। इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अपन इसको यहाँ पर कहते हैं। और पॉलीमरेज एंजाइम का काम है डीएनए का रेप्लिकेशन करना, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम है। और ये एंजाइम ऑलवेज 3 to 5 एंड ही वर्क करता है या इसी डायरेक्शन में काम करता है। मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स की जो एडिशन होती है वो कहाँ होती है, सो ऑलवेज 3 प्राइम एंड पर ही होती है ऑलवेज। सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, मेन फंक्शन है पॉलीमराइजेशन, and polymerization means addition of nucleotides। so सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड की एडिशन करना
है ना। अभी यहाँ पर अब मैंने कहा कि ये 3 तरह के दिए हैं, मैंने आपको 3 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के 3 फंक्शंस अपन यहीं देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जो डीएनए थर्ड है, सबसे पहले ये काम आता है किसके, रेप्लिकेशन के। ये मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड है, 3 है, ये रेप्लिकेशन करता है। सेकंड क्या करता है इसको क्या करेगा, इसकी रिपेयरिंग करेगा। मतलब जो रेप्लिकेशन में जो न्यू डीएनए बना है उसको रिपेयर करेगा। ये मतलब उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसमें कोई कमी है तो उसकी ये रिपेयरिंग कर देता है, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर का है, ये क्या करता है, ये रीड भी करता है, मतलब प्रूफ रीडिंग करता है, और प्रूफ रीडिंग भी करता है और इसके साथ रिपेयरिंग भी करता है। तो इन तीनों के अपन ने यहाँ पर फंक्शन ले लिए, प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयरिंग। ये दोनों ही फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये रेप्लिकेशन करता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड उसकी रिपेयरिंग करता है। मतलब आफ्टर रेप्लिकेशन जो न्यू स्ट्रैंड बना है उसमें यदि कोई सीक्वेंस में कोई डिफरेंस आ रहा है या कोई भी उसमें कमी है तो उस कमी को ये रिपेयरिंग करके पूरा कर देता है। और जो पॉलीमरेज फर्स्ट है ये प्रूफ रीडिंग भी करता है। मैंने प्रूफ रीडिंग क्यों बोला इसको, प्रूफ रीडिंग इसलिए बोला अपन ने इसको क्योंकि जो डीएनए जो अपना स्टैंड बना है, डीएनए का स्टैंड होता है, इस पर जेनेटिक कोड प्रेजेंट होते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। और अपन ने पढ़ा था एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सीक्वेंस पढ़ा था ना इसमें, ग्वानिन। तो ये जो सीक्वेंस है फिर इसके नीचे थाइमिन आ जाता है, इसके नीचे एडेनिन आ जाता है, इसके नीचे ग्वानिन आ जाता है, इसके नीचे साइटोसिन आ जाता है। तो जो ये सीक्वेंस है ये सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन है और ये प्रूफ रीडिंग करके ये देखता है कि ये सीक्वेंस इसमें सही आ रहा है कि नहीं और उल्टा सीधा तो नहीं हो गया है ना। एंड उसकी रिपेयरिंग कर देता है यदि उसको लगता है प्रूफ रीडिंग में कि यहाँ भाई कुछ गड़बड़ है ना। तो यदि कुछ गड़बड़ उसको दिख रही होती है सीक्वेंस में या इन्फॉर्मेशन में तो वो उसको प्रूफ रीड करके उसकी आफ्टर दैट उसकी रिपेयरिंग कर देता है। तो ये अपने डीएनए पॉलीमरेज की यहाँ पर फंक्शन मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट अपन यहीं पर और भी देख लेते हैं थोड़े से, जैसे हेलिकेज एंजाइम है। अब आता है अपना कि एक एंजाइम और भी यहाँ काम कर रहा है, हेलिकेज। इस हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, इस हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन होता है कि जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए यहाँ पर बन रहा है, मीन्स जो है एंजाइम जो बेस पेयर बने हुए हैं इसके, जो इस तरह से बेस पेयर बने रहते हैं ना, एक अपन यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड ऐसे ही रफली फॉर्म कर लेते हैं। ये जो इसके इस तरह से बेस पेयर बने हुए हैं, तो ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इन बेस पेयर को ब्रेक डाउन करने के लिए में हेल्प करता है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होने लगेंगे तभी तो ये इस तरह से फैलेगा ना यहाँ ऐसे, नहीं तो ये तो सीधा चला जाएगा, इस तरह से बनता चला जाएगा। उसमें क्या है ना, जब ये इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तभी तो इसमें इस तरह से फैलाव आएगा पूरा दोनों साइड से, समझ गए ना। तो ये जो हेलिकेज एंजाइम है इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है। मतलब ये यहाँ से इन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं इनको ब्रेक डाउन करने लगता है और इनको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने लगता है। तो क्या फंक्शन है इसका, जो हेलिकेज अपन ने यहाँ पर लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है। ये यहीं आपको क्लियर होते जाएंगे और फिर आप आराम से पूरी रामायण उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है, ये तो ब्रेक तो हो गया। अब एक डीएनए का नेचर होता है, देखें अपन, रिलीज करने वाला एंजाइम। तो क्या होता है कि जो हेलिकेज है वो अनवाइंड कर देता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, है ना, डीएनए स्ट्रैंड में। बट जो कॉइलिंग टेंशन होता है, बट डीएनए क्या होता है, वापस से कॉइल्ड होने लगता है। जैसे यहाँ अपन ने बना रखा है ना, जैसे अपन ने ये डीएनए है, ठीक है, मैंने ये बना दिया और यहाँ से अपन देखें कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ये हेलिकेज एंजाइम है, ये यहाँ पर इनके क्या करने लगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने लगा।
लेकिन आगे जाकर क्या होगा, यहाँ से तो ये ब्रेक होते गए और इसने ब्रेक कर दिए, वापस जाके ये क्या होता है, इनमें एक नेचर होता है डीएनए का, ये वापस से कॉइल्ड होने लगता है, इसको बोलते हैं अपन कॉइलिंग टेंशन। तो ये यदि ऐसा होगा तो रेप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा, है ना। हेलिकेज अकेला क्या कर लेगा, हेलिकेज तो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सकता है और आगे बढ़ जाएगा, तोड़ता जाएगा, बट क्या होगा, पीछे से वापस से कॉइलिंग होती जाएगी। तो इस कॉइलिंग जो टेंशन है, इसको भी हटाने के लिए एक एंजाइम और है यहाँ पर, वो है टोपोआइसोमरेज एंजाइम। टोपोआइसोमरेज एंजाइम का फंक्शन ही यही होता है कि ये क्या करता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, कौन, हेलिकेज एंजाइम, और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बना रहा है, बट ये कॉइल्ड नहीं होने देगा उसको। ये क्या करेगा, ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कैसे कंटिन्यू करने देगा, जो तो उसके लिए यहाँ पर ये टेंशन एंजाइम भी अपने को चाहिए। इसकी वजह से टोपोआइसोमरेज एंजाइम की वजह से जो है टेंशन वापस से नहीं आ पाएगी और ये जो डीएनए का स्टैंड है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बना रहेगा। मतलब ये क्या करेगा अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना यहाँ पर कि सिंगल स्ट्रैंड होता जाता है और प्रॉब्लम भी क्रिएट होती जा रही है कि सिंगल स्ट्रैंड जो एंजाइम है, न्यूक्लियस एंजाइम, इनको अब ठीक है, ये आइसोमरेज ने तो टेंशन दूर कर दिया, बट एक न्यूक्लियस एंजाइम है जो इसको डाइजेस्ट कर सकता है और सिंगल स्ट्रैंड को, और डाइजेस्ट होगा तो रेप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगा। अब रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा तो जैसे जैसे हेलिकेज इसको सेपरेट करेगा, वैसे वैसे टोपोआइसोमरेज इसकी जो है टेंशन रिलीज करेगा, और टोपोआइसोमरेज इसकी जो है टेंशन को रिलीज करेगा। इसके साथ ही सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ सम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन भी बाइंड होते जाते हैं। यहाँ पर जैसे अपन ने देखा, सम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन बाइंड होते जाएंगे और ये प्रोटीन क्या करेंगे, इन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, इन विच इज कौन से हैं ये प्रोटीन, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो सिंगल स्ट्रैंड को, है ना, इनका फंक्शन होता है। और इन प्रोटीन का नेम है विच इज सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। इनको अपन शॉर्ट में SSSP भी कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ठीक है ना, आप लोग लिख सकते हैं, अभी यहाँ मैं लिख दूंगी, है ना। तो ये प्रोटीन क्या करता है कि यदि ये प्रोटीन नहीं होगा तो न्यूक्लियस इसको डाइजेस्ट कर देगा सिंगल स्ट्रैंड को, तो उससे बचाने के लिए ये जो सम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन हियर प्रेजेंट हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि जो है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है, अब नेक्स्ट एंजाइम अपने पास है कौन सा, फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ इस पार्ट में अपन सिर्फ इन एंजाइम्स के ही रोल देख रहे हैं कि रेप्लिकेशन में इन 6 एंजाइम्स के क्या रोल हैं। ठीक है, अब आता है अपना प्राइमेज एंजाइम। तो प्राइमरेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, आरएनए की प्राइमिंग में हेल्प करता है, आरएनए की प्राइमिंग में हेल्प करता है। इसका मीनिंग मैं भी आपको बताऊंगी, है ना, धीरे धीरे सब चीज़ें। अब नेक्स्ट आता है अपना लाइगेज एंजाइम लास्ट में। तो ये डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है कि डीएनए एंजाइम है ये, इसका फंक्शन क्या है, जॉइनिंग ऑफ सेगमेंट। आपने आपकी बुक में देखा होगा कि एक जो है स्टैंड जो बन रहा है न्यूली सिंथेसाइड, वो तो कंटिन्यू बनता जा रहा है, और एक आप साइड देख रहे होंगे उसमें कि एक साइड से में डिसकंटिन्यू बन रहा है। तो ये जो सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स को क्या करता है ये एंजाइम इन सेगमेंट की जॉइनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये अपना आज अपन ने यहाँ पर देखा क्या, डीएनए रेप्लिकेशन में जो जो एंजाइम अपनी हेल्प यहाँ पर कर रहे हैं, कौन कौन से कर रहे हैं, एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। डीएनए पॉलीमरेज में अपन ने डीएनए पॉलीमरेज 3 जो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज 2 जो रिपेयरिंग में हेल्प करता है, और मतलब जो न्यूली स्ट्रैंड बना है उसमें उसकी रिपेयरिंग में, और जो फर्स्ट है पॉलीमरेज फर्स्ट, ये प्रूफ रीडिंग भी करता है उस न्यू स्ट्रैंड की और उसकी रिपेयरिंग भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिया यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम क्या करता है कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे तब तक जो है स्ट्रैंड
सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनेगा ही नहीं। तो ये हेलिकेज एंजाइम इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके जो है डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को बनाने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आया था अपना टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है, ये जो एंजाइम हेलिकेज अपना काम कर रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक डाउन कर रहा है, बट डीएनए का एक नेचर होता है कॉइलिंग टेंशन, मतलब वापस से वो आगे जाकर वो इस तरह से कॉइल्ड होने लगते हैं दोनों स्टैंड आपस में। तो इनकी कॉइलिंग को रोकने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेज, जो इनको वापस से कॉइल्ड नहीं होने देता, ठीक है ना। अब आता है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। इसके पहले मैंने आपको एक और यहाँ पर बताया था एसएसपी। एसएसपी क्या है? ये है जो है स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। तो ये स्पेशलाइज्ड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है। तो ये क्या करते हैं, ये डीएनए के जो सिंगल स्ट्रैंड बना है इसके साथ ही बाइंड होते जाते हैं, और जैसे जैसे ये बाइंड होते जाते हैं तो ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को, जिससे कि जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो इन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटीन यहाँ पर काम करता है। अब आता है अपना फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यू न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करने में या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेशन में ये हेल्प करता है। प्राइमेज एंजाइम आरएनए की प्राइमिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है डीएनए लाइगेज। तो मैंने आपको बताया, आपकी बुक में भी ये इस तरह का एक डायग्राम देखा होगा आपने डीएनए का, कि एक साइड तो जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए कंटिन्यू बनता जा रहा है और दूसरी साइड डिसकंटिन्यू बनता जा रहा है। इसको अभी अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसका कि क्यों ऐसा होता है इसमें। तो जो ये डिसकंटिन्यू स्टैंड है, इसके जो सेगमेंट्स हैं इसकी जॉइनिंग में हेल्प करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट में अपन सिर्फ इन एंजाइम्स को ही पढ़ेंगे, जिससे कि आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिल गई ना। अब आप इन एंजाइम से फैमिलियर हो गए। अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। थैंक यू।